नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अब देश में ड्रोन उड़ाना होगा और आसान नियमों को ढीला करने के लिए नया ड्राफ्ट जारी। देश को ड्रोन फ्रेंडली कंट्री बनाने की है तैयारी। चीन के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर G7 देश चिंतित। अमेरिका के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल पर सहमत हुए विकसित देश। गरीब देशों में बड़े निवेश पर रहेगा जोर। यूरोप को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाने के लिए EU ने पेश की नई पहल। अब फिट फॉर 55 प्रपोजल के साथ आगे बढ़ेंगे पश्चिमी देश। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 55% गिरावट का रखा गया लक्ष्य। यूके में कोरोना के बाद अब नोरो वायरस का बढ़ा खतरा। वायरस के चलते लोगों में वॉमिटिंग और डायरिया की शिकायतें। संक्रमित इंसान से दूसरों को आसानी से फैल सकता है यह वायरस। और भारतीय मजदूर संघ ने पीएम को चिट्ठी लिख इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की उठाई मांग। 2015 में आखिरी बार हुआ था इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। सरकार ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को सरल बनाने की कोशिश में है। इसके लिए हाल ही में एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक ड्रोन चार्जेस को कम किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस पर ड्रोन के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि चिंता यह है कि ड्रोन इस्तेमाल को पहले से ज्यादा छूट दी गई है। ड्रोन का इस्तेमाल विश्वास और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर किया जा सकेगा, यानी इसके लिए सरकार की तरफ से होने वाले सर्टिफिकेशंस को बहुत ही कम कर दिया गया है। भारत में रजिस्टर्ड विदेशी स्वामित्व वाली कंपनीज को भी अब देश में ड्रोन के ऑपरेशंस की मंजूरी होगी। सरकार के मुताबिक वह भारत को एक ड्रोन फ्रेंडली कंट्री बनाना चाहती है, इसलिए मंजूरी, देखरेख, इंपोर्ट आदि के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन को कम करने की कोशिश की गई है। सरकार इसी मंशा से एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है। यह एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस होगा जिसमें देश को ग्रीन, येलो और रेड जोन्स में बांटा जाएगा। इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में कम से कम दखल अंदाजी होगी और ज्यादातर मामलों में सेल्फ परमिशन ही होगी। ड्राफ्ट के मुताबिक ग्रीन जोन में 400 फीट तक की ऊंचाई में ड्रोन उड़ाने के लिए फ्लाइट परमिशन की जरूरत नहीं होगी। येलो और रेड जोन में ड्रोन इस्तेमाल का रेगुलेशन किया जाएगा। कार्गो डिलीवरी के लिए भी ड्राफ्ट में एक ड्रोन कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन प्रमोशन काउंसिल का जिक्र भी ड्राफ्ट में किया गया है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी को लेकर झगड़ा लंबे समय से बना हुआ है। इस झगड़े को निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में ही 2 अलग रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स बनाए थे, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। हालांकि गठन के 7 साल के बाद भी इन बोर्ड्स के जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन केंद्र सरकार ने आखिरकार एक अधिसूचना जारी कर इन बोर्ड्स के जुरिस्डिक्शन के मामले में तस्वीर अब साफ कर दी है। दोनों ही बोर्ड्स को इन नदियों के बेसिन में चलने वाले सभी तरह के प्रोजेक्ट्स के रेगुलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की शक्ति होगी। इन प्रोजेक्ट्स में बांध, जलाशय और जल विद्युत संयंत्र जैसे सभी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दायरे में कृष्णा नदी बेसिन में चल रहे 35 जबकि गोदावरी बेसिन में चल रहे 71 प्रोजेक्ट्स आएंगे। राज्यों के बीच नदी जल विवाद को निपटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत संसद ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और 1465 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में शामिल हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मनेर। इस लिहाज से यह नदी बेसिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी में फैला हुआ है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में शामिल हैं कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, डिंडी, पेड्डावागु, हलिया, मूसी आदि। एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया है। कोर्ट ने इसी मसले पर गुजरात हाई कोर्ट के 2013 के एक फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट ने साफ किया है कि किसी एक राज्य में काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामले में अगर कोई भी कानून बनाना है तो यह राज्य ही कर सकता है। गौरतलब है कि सामान्य स्थिति में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संविधान राज्य को ही देता है। इसमें अगर किसी भी तरह का बदलाव होता है तो इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति होनी चाहिए। इससे साफ हो जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9B के केवल उस हिस्से को ही रद्द माना है जिसका संबंध एक राज्य में काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। भाग 9B को 97वें संविधान संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया था। 97वें संशोधन के बारे में विस्तार से हमने 10 जुलाई के बुलेटिन में भी बताया है। जानकारी के लिए आप उस बुलेटिन को फॉलो कर सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आइए लौटते हैं खबर पर। उधर अदालत ने भाग 9B के ही उस भाग को सही माना है जो MSCS यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है। आर्टिकल 243 ZH के मुताबिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वे हैं जिनका संबंध एक से ज्यादा राज्यों से है। MSCS के मामले में किसी भी तरह के कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है क्योंकि यह एक संघ सूची का विषय हो जाता है। आपको बता दें कि संविधान के कई हिस्से ऐसे हैं जहां संघवाद का विषय सामने आ जाता है। उन सभी मामलों में बदलाव करने के लिए संसद से पास बिल पर कम से कम आधे राज्यों की अनुमति होनी चाहिए। इन हिस्सों में एक 7वीं अनुसूची भी है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है। मिड डे मील स्कीम पर हाल ही में एक अध्ययन जारी हुआ है जो बताता है कि इस स्कीम के शुरू होने के बाद बच्चों को कितना फायदा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक जिन बच्चों ने मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में भोजन किया है उनमें स्टंटिंग के मामले कम पाए गए हैं। ऐसी बच्चियां जिन्होंने अपने स्कूली जीवन में इस योजना का लाभ उठाया था उनके बच्चों में भी उम्र के हिसाब से ऊंचाई का लेवल सही है, यानी इन बच्चों में भी स्टंटिंग के मामले कम देखे गए। एक और बात यह कि जिन इलाकों में यह स्कीम 2005 में लागू हुई वहां यह स्थिति दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले और सही है। अब हम यहां मिड डे मील के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सबसे पहले 1925 में मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे पिछड़े बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम पहली बार शुरू हुआ था। 1980 में 3 राज्यों गुजरात, केरल, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी में कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम को यूनिवर्सलाइज्ड कर दिया गया। लेकिन सही मायनों में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत 1995 में ही हुई। इसे NPNSPE यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन नाम से शुरू किया गया। हालांकि 2007 में इसका नाम बदलकर नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम कर दिया गया। शुरुआत में यह कार्यक्रम 2408 ब्लॉक्स में चालू हुआ, लेकिन 1997-98 में इसे सभी ब्लॉक्स में लागू कर दिया गया। इस योजना को शुरू करने का मुख्य मकसद स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के साथ साथ उनमें पोषण को भी दुरुस्त करना था। फिलहाल इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूलों में दोपहर के समय पका हुआ भोजन दिया जाता है। 5वीं तक के बच्चों के लिए भोजन में 450 किलो कैलोरी, जबकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 700 किलो कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। वहीं प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम और 20 ग्राम रखने का प्रावधान है। एशिया और यूरोप में चीन जिस तरह से अपनी पकड़ बना रहा है उसे लेकर अब G7 भी परेशान है। इसे देखते हुए अमेरिका ने हाल ही में जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव सामने रखी थी, G7 देश अब इस पर सहमत हो गए हैं। यह स्ट्रेटजी चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के मकसद से तैयार की गई है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का लक्ष्य जमीन और समुद्र के रास्ते एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों को आपस में जोड़ना है। अलग अलग देशों को अपनी तरफ खींचने के लिए चीन बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। इसके लिए चीन ने अफ्रीका के जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, इथोपिया जैसे देशों को चुना है। इसी प्रभुत्व को बढ़ता देख पश्चिमी देश कुछ चिंतित हैं। अब G7 नए प्लान के तहत विकासशील देशों और कम आय वाले देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट पर नजर रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट हमें बताता है कि सड़कों, अस्पतालों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी निवेश में कितनी कमी हुई है। सरल शब्दों में कहें तो दरअसल विकसित देश जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पकड़ बनाना चाहते हैं तो वे गरीब देशों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये देश इन छोटे और गरीब देशों में सड़क, अस्पताल, दवा, ट्रांसपोर्ट आदि में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसमें कभी कभी सस्ते ऋणों और अनुदान का भी सहारा लिया जाता है। अब G7 के देश इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हुई कमी को देखेंगे, जिसकी वजह से विकासशील देश शायद उनकी पकड़ से बाहर हो रहे हैं। इन सभी बातों को देखते हुए G7 के देश अब जिस प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं उसका मकसद गरीब देशों में विकास को बढ़ावा देना है। एक अनुमान के मुताबिक
इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में फिलहाल और $40 ट्रिलियन खर्च की जरूरत है, जिसे ये देश मिलकर पूरा करेंगे। इस दौरान 4 क्षेत्रों जलवायु, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और लैंगिक समानता पर फोकस रहेगा। यूरोपियन यूनियन ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के तहत अपने एनडीसीज को रिवाइज किया है। एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। पेरिस समझौते के तहत सदस्य देश अपनी तरफ से जो भी निर्धारित कोशिशें करते हैं उन्हें एनडीसीज कहा जाता है। रिवाइज्ड एनडीसीज के तहत ईयू ने फिट फॉर 55 नाम से एक प्रस्ताव रखा है, जिसका सीधा संबंध जलवायु और ऊर्जा से है। इस प्रस्ताव के तहत ईयू ने 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1990 के मुकाबले 55% कमी करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि ईयू ने 2050 तक यूरोप को दुनिया का पहला क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। फिट फॉर 55 नाम का यह नया प्रस्ताव उसी दिशा में एक कोशिश है। इस पैकेज के तहत 2035 से प्रदूषण फैलाने वाले सभी कारों की बिक्री पर बैन लग जाएगा। इसके अलावा आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कार्बन बॉर्डर प्राइस भी लिया जाएगा। यह पैकेज ईयू के एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी के हिस्से को बढ़ाने पर खासा जोर देता है। इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी की भागीदारी 32% से बढ़ाकर अब 40% करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कोशिश ये भी रहेगी कि एनर्जी एफिशिएंसी में 36% तक का सुधार किया जाए। वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने की दिशा में इस पैकेज के तहत बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। पहला, 2030 तक इस तरह के उत्सर्जन में 55% की कमी और दूसरा 2035 तक सीधे 100% की कमी। भविष्य में इमारतों और परिवहन साधनों के लिए यह पैकेज नए एटीएस यानी एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की बात भी करता है। इसे ईयू के वर्तमान के ईटीएस से अलग रखा जाएगा। 2026 से इस नए सिस्टम के लागू होने की उम्मीद है। नए व्यापारियों और कम आय वाले लोगों को नए एटीएस के साथ एडजस्ट होने में दिक्कत न हो, इसके लिए यह पैकेज एक सोशल क्लाइमेट फंड की घोषणा करता है। इस फंड का इस्तेमाल इमारतों के रिनोवेशन और लो कार्बन ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। पिछले कुछ सालों में इंसानी गतिविधियों के चलते लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहे जाने वाले अमेजन वनों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। इन्हें लंग्स ऑफ वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ी मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अब इसका उल्टा होना भी शुरू हो चुका है। जी हां, एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया के इन सबसे बड़े जंगलों से अब CO2 उत्सर्जन शुरू हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पूर्वी अमेजन वनों का बड़े पैमाने पर काटा जाना। शोध से जुड़े वैज्ञानिकों ने पिछले 9 सालों के अनुभव के आधार पर यह बात कही है। नेचर पत्रिका में छपी इस रिपोर्ट में यही संकेत दक्षिण पूर्वी एशिया के वनों के लिए भी दिए गए हैं। अमेजन के जंगल आर्द्र वर्षा वन हैं। इनका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में आता है। अमेजन नदी घाटी के ये जंगल दक्षिणी अमेरिकी देशों ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पेरू जैसे देशों को भी कवर करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, ये जंगल उनका आधा एरिया कवर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ दुनिया की 20% जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। इन वनों के पेड़ों का कैनोपी काफी बड़ा होता है। कैनोपी किसी भी पेड़ का ऊपरी घेराव होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का विकास आमतौर पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। इन वनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे अधिक तापमान, साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा आदि इस जोन की विशेषताएं हैं। हालांकि इस जोन में तापमान साल में कभी भी 30 सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होता। अमेजन घाटी के अलावा इस तरह के वन अफ्रीका के कांगो बेसिन, इंडोनेशिया, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाटों में भी पाए जाते हैं। यूके में नोरो वायरस के मामले बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। बीती मई से मामलों को बढ़ता देख यहां के लोक स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी भी कर दी है। CDCA यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक नोरो वायरस एक खतरनाक किस्म का वायरस है जो वॉमिटिंग यानी उल्टियां और डायरिया की वजह बन सकता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस वायरस को विंटर वॉमिटिंग बग का नाम दिया है। CDC के मुताबिक यह वायरस किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। वहीं प्रदूषित भोजन या जल, प्रदूषित सतह को छूने और गंदे हाथों को मुंह के संपर्क में लाने से भी यह वायरस स्प्रेड हो सकता है। जानकारों की माने तो नोरा वायरस मानव मल और वॉमिट में 2 हफ्तों तक बना रह सकता है। CDC ने इसके लक्षणों में डायरिया, नौजिया यानी मिचली आना, वॉमिटिंग और पेट दर्द को गिनाया है। हालांकि बुखार, सिर दर्द और बॉडी पेन भी इसके लक्षण हो सकते हैं।
इस वायरस के इलाज के लिए फिलहाल कोई खास दवा नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन को रोकने के उपायों की बात कही गई है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए जानकारों ने अल्कोहल सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की सलाह दी है। पिछले दिनों क्यूबा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखे गए। विरोध प्रदर्शन और आगे न बढ़े, इसके लिए यहां की सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इस दौरान अमेरिका ने योजना बनाई कि वो क्यूबा के लोगों तक गुब्बारों के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा। दरअसल दुनिया के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट सेवाएं देने के लिए इंटरनेट केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूर दराज के इलाके फिर भी इससे अछूते रह जाते हैं। इन इलाकों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे इंश्योर की जाए, इसके लिए यह तकनीक निकाली गई। इस पर सबसे पहले 2011 में अल्फाबेट कंपनी ने काम किया। इसी के लिए प्रोजेक्ट लून लाया गया। इस तकनीक में कनेक्टिविटी के लिए टेनिस कोर्ट के आकार के कुछ गुब्बारों का इस्तेमाल होता है। ये गुब्बारे जमीन से लगभग 60,000 से 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, यानी यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर की बात की जा रही है। इतनी अधिक ऊंचाई की वजह यह है कि इनके जरिए एक बड़े एरिया को कवर किया जा सके। इनमें ऊर्जा की सप्लाई होती कैसे है, तो आपको बता दें, इसके लिए इन गुब्बारों पर सोलर पैनल्स को फिट किया जाता है। लेकिन सवाल है कि गुब्बारे के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे दी जा सकती है। आपको यह उलझन हो सकती है कि ये गुब्बारे ही इंटरनेट का सोर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये गुब्बारे एक लोकल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ही कनेक्टिविटी देते हैं। बस ये दूर के एरियाज में इंटरनेट सिग्नल्स के लिए इंटरमीडिएट का काम करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्लास्टिक पॉलिथीन के बने इन गुब्बारों की एक पूरी चेन सेट कर दी जाती है। फिर पॉइंट ए के स्थानीय टावर से एक गुब्बारे तक सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं। इस गुब्बारे से बाद में उसके पास मौजूद दूसरे गुब्बारों तक सिग्नल्स पहुंचते हैं। इस तरह अंत में इन गुब्बारों के जरिए ही पॉइंट बी के सर्विस प्रोवाइडर तक सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। इस तकनीक के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर की कंडीशंस के चलते इन गुब्बारों को हर 5 महीनों में बदलना होता है। कभी कभी इन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रोजेक्ट लून को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उधर चीन ने स्पेस राइस की पहली खेप हार्वेस्ट की है। इन स्पेस राइस को उन बीजों से हार्वेस्ट किया गया जिन्हें चीन ने अपने चांग-ई 5 यान के जरिए चंद्रमा की कक्षा में भेजा था। गौरतलब है कि चीन साल 1987 से ही किसी न किसी यान के जरिए अंतरिक्ष में चावल और दूसरी फसलों के बीज भेज रहा है। जानकारों की माने तो जब इन बीजों को स्पेस से वापस लाया गया तब इनका वजन पहले से बढ़ा हुआ था, वहीं लंबाई भी पहले से अधिक पाई गई। इसके पीछे कॉस्मिक रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी को वजह बताया गया है। अब स्पेस राइस को सरल शब्दों में समझते हैं। दरअसल स्पेस राइस कोई विशेष बीज नहीं है। सबसे पहले एक सामान्य फसल बीज की तरह ही चावल के बीज को किसी यान के जरिए अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। अंतरिक्ष में अपने वातावरण में ये बीज म्यूटेट करने लगते हैं। जानकारों के मुताबिक यह म्यूटेशन इस स्तर तक होता है कि बीज पहले से अधिक पैदावार दे सकते हैं। इसके बाद इन बीजों को फिर वापस पृथ्वी पर लाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रयोगों के बाद इन्हें जमीन में ही उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अभी तक 200 से ज्यादा स्पेस प्लांट वेराइटीज को प्लांटिंग के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इनमें कपास और टमाटर भी शामिल हैं। भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के आयोजन की मांग की है। गौरतलब है कि 2015 में आखिरी बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। यह इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का 46वां अधिवेशन था। इसका पहला अधिवेशन साल 1942 में हुआ था। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कामगारों से जुड़ी एक शीर्ष समिति है। इस समिति में संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए 3 पक्ष, सरकारें, एम्प्लॉयर्स और मजदूर शामिल होते हैं। देश के सभी 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स के केंद्रीय संगठन और सभी राज्यों के संबंधित विभाग इस निकाय के सदस्य हैं। आपको बता दें कि लेबर गवर्नेंस से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 4 में से 3 कन्वेंशंस को भारत रेटिफाई कर चुका है। इनमें से एक कन्वेंशन 144 भी है। इसका पूरा नाम है ट्रिपरटाइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन 1976। अन्य 2 कन्वेंशंस हैं लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 यानी कन्वेंशन 081 और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964 यानी कन्वेंशन 122। इसके अलावा भी भारत आईएलओ के 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस में से 6 को रेटिफाई कर चुका है। इनमें खास तौर पर फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन यानी कन्वेंशन 138, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन 182 आदि शामिल हैं।
भारतीय मजदूर संघ देश के बड़े ट्रेड यूनियंस में शामिल है। साल 1955 में इसका गठन हुआ था। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस संगठन की स्थापना की। भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच, स्वदेशी जागरण मंच, सर्वे पंथ समादर मंच और पर्यावरण मंच जैसे संगठनों की स्थापना में भी दत्तोपंत की भूमिका रही है। ऑक्सफैम इंडिया ने हाल ही में इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस बार की रिपोर्ट में चूंकि स्वास्थ्य पर खासा ध्यान दिया गया है, इसलिए इसे पूरा नाम इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समाज के अलग अलग वर्गों के आधार पर गहरी असमानता है। यहाँ जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर असमानता मौजूद है। रिपोर्ट में शहरी लोगों के जीवन को ग्रामीण लोगों के जीवन से बेहतर बताया गया है। वहीं पुरुष लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं से आगे हैं। हालांकि महिलाओं की साक्षरता दर में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन इसमें भी SC/ST समुदाय कुछ पीछे हैं। मुस्लिम महिलाओं में साक्षरता का स्तर दूसरे किसी भी धर्म की तुलना में काफी कम है। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर नजर डालें तो यहाँ भी लोगों के बीच असमानता कुछ कम नहीं है। इसमें भी SC/ST समुदाय के लोगों को पीछे देखा जा सकता है। सामान्य वर्ग के 65% से ज्यादा घरों में बेहतर सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में देश में हालात कुछ सुधरे हैं। 2005-06 में जहां यह आंकड़ा केवल 38% के आसपास था, वहीं 2015-16 में यह बढ़कर 78% से भी ऊपर चला गया। हालांकि यहां भी वर्ग के आधार पर असमानता देखी जा सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में कम खर्च किया गया है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर इसी दौरान ज्यादा फोकस किया गया है। यही वजह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में खास तौर पर इस कोरोना महामारी के समय लोगों के बीच बड़ी असमानता देखी गई है। अफ्रीका दुनिया का ऐसा पहला महाद्वीप बन गया है जहां लैंड यूज और लैंड यूज चेंज डेटा का डिजिटल कलेक्शन पूरा हो चुका है। इस तरह के डेटा का यह कलेक्शन अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव के तहत किया गया है। यहां डील से मतलब है डेटा फॉर एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। इस पहल पर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अफ्रीकन यूनियन कमीशन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस डेटा कलेक्शन के लिए FAO के एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कलेक्ट अर्थ का भी इस्तेमाल किया गया था। इस कंप्लीट डेटा कलेक्शन के बाद पता चला है कि अफ्रीका में वनों और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल अभी तक बताए गए आंकड़ों से कुछ ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक अफ्रीका में 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है। इस डेटा का विश्लेषण पिछले 20 सालों के दरमियान भूमि के इस्तेमाल में हुए बदलावों को सामने रखने के मकसद से किया गया था। खबर की शुरुआत में हमने अफ्रीकन यूनियन कमीशन का जिक्र किया था। यह कमीशन अफ्रीकी संघ के सचिवालय के तौर पर काम करता है। अफ्रीकी संघ के दैनिक कामकाज यही देखता है। यह संघ एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसकी आधिकारिक शुरुआत 2002 में हुई थी। इससे पहले इसी तरह की एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी काम कर रही थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश के टेक्सटाइल सेक्टर पर विस्तार में जानकारी दी। इस दौरान इस सेक्टर को विकसित करने के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं या पहले शुरू की हैं, उनकी भी समीक्षा हुई। वस्त्र क्षेत्र भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक रहा है। देश की GDP में भी इस क्षेत्र का योगदान लंबे समय से 2.3% के आसपास है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में 7%, जबकि आयात से होने वाली कमाई में टेक्सटाइल सेक्टर की लगभग 12% हिस्सेदारी है। आज इस क्षेत्र में 45 मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। भारत कॉटन और जूट उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में भारत अब पीछे नहीं है। भारत आज दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादक है। टेक्सटाइल सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, आइए एक नजर उन पर भी डालते हैं। इस क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 1999 में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लॉन्च की गई। इसके बाद और सुधार के लिए 2015 में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए। इसके अलावा इस क्षेत्र में छोटी और मझोली इकाइयों को सपोर्ट करने के लिए SITP यानी स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स भी लागू हुए। इस योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क्स में बेहतर अवसंरचना के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। यह योजना साल 2005 में शुरू की गई थी। टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल्ड लेबर्स की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने 2017 से 2020 के दौरान स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर पहल लागू की थी। इसे समर्थ नाम दिया गया था। पावर टेक्स इंडिया, सिल्क समग्र प्रोग्राम, जूट आई केयर और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी इस क्षेत्र से जुड़ी दूसरी इनिशिएटिव्स हैं।
भारत के ऊर्जा स्रोतों पर यूके के कार्बन ट्रैकर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर का भी सहयोग रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत में जीवाश्म ईंधन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिमांड काफी बढ़ गई थी, लेकिन 2019 और 20 के आते आते इसमें फिर से गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आने वाले समय में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड फिर से तेजी पकड़ सकती है। रीच फॉर द सन नाम की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ऊर्जा क्षमता में रिन्यूएबल एनर्जी की 37% भागीदारी है। 2010 में सौर ऊर्जा जहां 20 गीगावाट से भी कम थी, 2021 आते आते वह 96 गीगावाट तक पहुंच गई। इसके आगे अगर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और जल विद्युत संयंत्रों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 142 गीगावाट तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि कार्बन ट्रैकर एक थिंक टैंक है जो इस बात का विश्लेषण करता है कि एनर्जी ट्रांजिशन का कैपिटल मार्केट पर कितना असर पड़ा है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर एशिया के बड़े नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में से एक है। यह संस्था संसाधनों के इस्तेमाल, दुरुपयोग और फिर से इस्तेमाल पर डेटा का विश्लेषण करती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बीते दिनों घोषणा की कि अब कापू समुदाय के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस समुदाय को ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखते हुए 10% आरक्षण के दायरे में लाए जाने की बात चल रही है। कापू समुदाय के लोग अमूमन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र में रहते हैं। इनका संबंध कृषि क्षेत्र से है। आपको बता दें कि 103वें संशोधन के जरिए संविधान में जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उनके तहत ही इस समुदाय को आरक्षण देने का रास्ता निकल गया है। गौरतलब है कि 103वें संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में छठा क्लॉज जोड़ दिया गया। आर्टिकल 15(6) के मुताबिक राज्य चाहे तो ऐसे लोगों के लिए कुछ खास व्यवस्था कर सकता है जो सामाजिक एवं पिछड़े वर्ग या SC/ST वर्ग के तहत लाभ नहीं ले सके। ऐसे लोगों के लिए इस अनुच्छेद में EWS शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि EWS के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में अधिकतम 10% का कोटा दिया जा सकता है। इसी तरह आर्टिकल 16(6) में EWS के लिए नौकरियों में 10% तक के आरक्षण की बात कही गई है। EWS में कौन कौन से समुदाय आएंगे, इसके लिए संविधान में फैमिली इनकम और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को आधार बनाने की बात कही गई है। इसी के तहत सरकार ने यह तय किया है कि अगर किसी फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है तो उसे EWS में शामिल किया जा सकता है। आइए अब जल्दी से नजर डालें आज के बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। तो 5 प्रश्न इस तरह हैं। पहला सवाल, हाल ही में जारी ड्रोन नियम ड्राफ्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह ड्राफ्ट भारत को ड्रोन उड़ाने के लिए स्वप्रमाणन यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन पर अधिक बल देता है। दूसरा, इस ड्राफ्ट में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल का उल्लेख है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। दूसरा कथन, राज्य सूची के किसी विषय को समवर्ती सूची में प्रवेश करवाने के लिए केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव क्या है? ऑप्शन है चीन के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए गरीब देशों में अपनी भूमिका को फिर से मजबूत करने के लिए यूएस की एक पहल। जिन देशों में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है उनके पुनर्विकास के लिए अफ्रीकी संघ द्वारा प्रस्तावित एक पहल। आतंकवादी गतिविधियों से वैश्विक स्तर पर मानवीय समुदाय को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल। या फिर वैश्विक जलवायु मानकों को पूर्व औद्योगिक स्तर पर लाने के लिए पेरिस समझौते के तहत शुरू हुई एक पहल। चौथा प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? कथन है सदैव मध्य और उच्च अक्षांशों में विकास, वृक्षों के वितान यानी कैनोपी का बड़ा आकार, लताओं की अनुपस्थिति, उच्च वार्षिक औसत वर्षा या उच्च दैनिक तापांतर। तो निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन सी केवल 2 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5।
तो आइए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रायः खबरों में रहने वाला पद कन्वेंशन 144 का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो प्रिय व्यूअर्स, इन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इनसे जुड़े जवाब व्याख्या सहित आपको अगले हफ्ते के बुलेटिन की PDF के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि इनसे जुड़े जवाब आपको इस बुलेटिन में ही मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई अन्य जानकारी होती है तो हम उसे व्याख्या में कवर करेंगे। तो आइए अब मैप सेक्शन पर नजर डालते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने आपसे दक्षिण सूडान के नक्शे के बारे में चर्चा करने की बात कही थी और आपसे कमेंट सेक्शन में इसकी राजधानी के बारे में बताने के लिए कहा था। तो दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। दरअसल हाल ही में दक्षिण सूडान ने अपने गठन के 10 वर्ष पूरे किए हैं, इस वजह से यह देश चर्चा में है। तो आइए एक मैप में इसको विस्तार से देख लेते हैं। दक्षिण सूडान दरअसल उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में मौजूद है और इसकी अवस्थिति पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिण सूडान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। इसकी उत्तरी सीमा सूडान से और इसकी पूर्वी सीमा इथोपिया से लगती है। वहीं दक्षिण पूर्व में यह केन्या के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण सूडान के हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ युगांडा है। वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। दक्षिण सूडान के पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ये इसके सीमावर्ती देश हैं। अब अगर हम इसके भौगोलिक अवस्थितियों की बात करें तो इस मैप में हम इसे देख सकते हैं। तो दक्षिण सूडान का जो पूरा हिस्सा है लगभग मैदानी क्षेत्र है, हालांकि इसके दक्षिण में कुछ पहाड़ी क्षेत्र मौजूद हैं। तो इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वह है माउंट किनियेती। चूंकि मैदानी क्षेत्र है, इस नाते यहाँ पर व्हाइट नील नदी का विशेष महत्व है। व्हाइट नील नदी ही यहाँ की एक प्रमुख नदी भी है। व्हाइट नील नदी इसकी राजधानी जूबा के नज़दीक से होकर बहती है। इसके अलावा इस नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है और यह उत्तर की ओर बहती हुई हालांकि कुछ समय के लिए पूर्व की ओर मुड़ती है और बाद में फिर से उत्तर की ओर बहने लगती है और बहती हुई सूडान की तरफ चली जाती है। इस नदी की एक और विशेषता है कि इसने दक्षिण सूडान के अंदर एक बड़े दलदली क्षेत्र का निर्माण किया है, जिसे अल सद या सड भी कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र अफ्रीका का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है, साथ ही यह विश्व का भी दूसरा सबसे बड़ा आर्द्र भूमि माना जाता है। चूंकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ऐसे में नील नदी का निर्माण व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर ही होता है और ये दोनों ही नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तूम के पास जाकर के मिलती हैं। अब अगर हम बात करें इसकी जलवायु के बारे में तो यहाँ पर विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण उष्णकटिबंधीय प्रभाव अधिक है। इसके अलावा दक्षिण सूडान की जलवायु सवाना तुल्य है। इस जलवायु का प्रभाव विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री से लेकर के 15 से 20 डिग्री के बीच देखा जाता है। ऐसे में ये सभी क्षेत्र जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ये इस जलवायु से प्रभावित क्षेत्र हैं। इस जलवायु क्षेत्र की अवस्थिति चूंकि विषुवत रेखा यानी आर्द्र क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच में है, ऐसे में यहाँ पर वर्षा के पैटर्न पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। यानी हमें यहाँ पर दोनों तरह के मौसम लगभग देखने को मिलते हैं। आर्द्र भूमि के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर वर्षा होती है और वहीं या अगर हम उत्तर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे तो वर्षा के स्थिति में गिरावट आती जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का भी प्रभाव पड़ता है। चूँकि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र ITCZ क्षेत्र के नज़दीक होता है। यहाँ ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर हम दक्षिण सूडान में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो यह लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है वह है अधिक ऊंचाई की सवाना घास और यह जो भूमि है इसे ही कोलंबिया और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान कहा जाता है। यहाँ आप सवाना जलवायु की अवस्थिति देख सकते हैं। कई सारे क्षेत्रों में यह मौजूद है इस एरिया में और साथ ही यहाँ पर
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में भी यह जलवायु पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं एक नए मैप के लिए, अगले सेक्शन के लिए। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के मैप के बारे में हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में इस समय विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से यह देश चर्चा में है। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस देश की राजधानी का नाम बताना है। आपसे मिलेंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियाज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह योजना 50,000 स्कूली शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई है। इस प्रोग्राम को स्कूली शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा डिजाइन किया गया है। स्कूली छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में ओडिशा के वन अधिकारियों ने हेमिफिलोडैक्टाइलस वर्ग की नई खोजी गई सूक्ष्म गेको प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है। इस गेको प्रजाति को पहली बार वर्ष 2014 में ओडिशा के गंजाम जिले में देखा गया था। वैज्ञानिकों ने 2017 तक प्रजातियों का अध्ययन किया था। पाई गई नई प्रजाति इस वर्ग का सबसे छोटा सदस्य है, जिसका आकार 6 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इसे गंजाम स्लेंडर गेको कहा जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से विकसित किया है। यह सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली AI आधारित प्रणाली है। इसके तहत विकसित AI टूल में शिकायत में लिखी बातों के आधार पर शिकायत को समझने की क्षमता है। शिकायत के अर्थ के आधार पर यह विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों को वर्गीकृत कर सकता है। यह पहल सरकार का एक नागरिक केंद्रित सुधार है, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर लोगों को सशक्त बनाना है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने NB ड्राइवर यानी नेबरहुड ड्राइवर नामक एक AI उपकरण विकसित किया है। इस टूल का उपयोग कैंसर पैदा करने वाले म्यूटेशन के विश्लेषण में किया जा सकता है। इस टूल का AI एल्गोरिदम सेल में उस बदलाव का पता करेगा जो कैंसर का कारण बन सकता है। यह एल्गोरिदम DNA संरचनाओं का अध्ययन कर आनुवांशिक परिवर्तनों को बताता है। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। इसी के तहत समग्र शिक्षा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV का प्रावधान किया गया है। KGBV SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वंचित समूहों से संबंधित लड़कियों के लिए 6ठी से 12वीं तक के आवासीय विद्यालय होते हैं। DRDO ने न्यूनतम रेंज के लिए स्वदेश में विकसित MPATG मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MPATGM एक कम वजनी फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है। इसे सेना और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। इस मिसाइल को एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर लॉन्च किया गया था। मिसाइल ने लक्ष्य को सटीक रूप से पहचाना और अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी MRSAM मिलने की तैयारी हो गई है। इस मिसाइल की पहली फायरिंग यूनिट को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा मंजूरी मिल गई है। MRSAM एक उच्च प्रतिक्रिया क्विक रिएक्शन वाली लंबवत रूप से लॉन्च की जाने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे दुश्मन के हवाई खतरों, मिसाइलों, विमानों, निर्देशित बमों और हेलीकॉप्टरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि मिसाइल की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। BDL सशस्त्र बलों के लिए गाइडेड मिसाइलों, पानी के नीचे के हथियारों, हवाई उत्पादों और संबद्ध रक्षा उपकरणों का निर्माता और आपूर्ति करता है। बीते दिनों उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार हरेला मनाया गया। यहाँ हरेला का अर्थ हरित दिवस यानी डे ऑफ ग्रीन है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इसमें 5 से 7 प्रकार की फसलों को पहाड़ी बांस की टोकरियों में बोया जाता है और 9 दिन बाद उन्हें काटकर पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है।
यहाँ फसलों का फलना फूलना आने वाले वर्षों में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हरेला बरहनाजा प्रणाली यानी 12 प्रकार की फसलों से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ फसल विविधीकरण तकनीक का पालन किया जाता है। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चीन की मैग्लेव ट्रेन परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी, जिसका सफल परीक्षण वर्ष 2020 में पूरा हुआ था। वर्तमान में मैग्लेव ट्रेन सबसे तेज उपलब्ध ग्राउंड व्हीकल है। नई मैग्लेव परिवहन प्रणाली ने चीन के तटीय शहर किंगदाओ में सार्वजनिक रूप से शुरुआत की है। पहियों का उपयोग करने वाली पारंपरिक ट्रेनों के विपरीत मैग्लेव ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन पर आधारित है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है। भारत में अजमेर और वाराणसी समेत दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल है। ओरछा और ग्वालियर को 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। इन शहरों के विकास और प्रबंधन की योजना यूनेस्को द्वारा तैयार की जाएगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। पर्यटन के विकास के साथ साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा होंगे। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।